Assalamu alaikum students. This is our lecture 13 according to the LMS. Today we will discuss about controlling, about nature of controlling and benchmarking. First of all, you have already know that we have discussed four functions of managers. The first one is planning, the second one is organizing, the third one is leading, and the fourth one is controlling. So we will discuss today about controlling and its nature of controlling functions. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंट्रोलिंग होता क्या है। कंट्रोलिंग का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में हम किसे कहते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी मैनेजर्स काम करते हैं वो अपना जो रिजल्ट है किस तरह एवेल्यूएट करते हैं, किस तरह टास्क को अचीव करते हैं, किस तरह उसको जनरेट करते हैं, ऑब्टेन्ड किस तरह होता है। अब सबसे पहले जो हम काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी अनवांटेड रिजल्ट है या जो भी अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस होती है, कोई बग आ गया, कोई एरर आ गया, कोई मिस्टेक हो गई, तो हम उसे रिड्यूस करें और उसे प्रिवेंट करें। अब ये किस तरह हो सकता है? ये इस तरह होगा कि हम अगर प्रीवियस स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, हम कोई स्टैंडर्ड सेट करें, या फिर हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करके हम अपने, अगर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमारे टेक्निकल स्किल्स बहुत इम्प्रूव्ड हुए हुए हैं, तो हम कर सकते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट, और उसके बाद हम मुझसे जो भी अपने व्यूज़ हैं, आइडियाज़ शेयर करके हम उस अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करके हम किसी भी अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, एरर या बग को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा पर्पस कंट्रोलिंग का ये होता है कि जो भी हमने रिजल्ट को एवेल्यूएट किया है, हम उसकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव करें। हमें उसकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना है, उसको सिक्योर करना है। ठीक है, आपने जब कोई प्रोडक्ट बनाया है तो आपने इस तरह बनाना है कि जब मार्केट में आप उसका सेल करें तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, उसकी इम्प्रूव्ड मेंटेन क्वालिटी होनी चाहिए। जब क्वालिटी किसी प्रोडक्ट की मेंटेन होगी तभी वो प्रोडक्ट सेल होगा, तभी उसकी हाई क्वालिटी रहेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, उसकी सेल बहुत अच्छी होगी। तो बेसिकली कंट्रोलिंग के दो मेजर फंक्शंस हैं। आपने अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस को रिमूव करना, रिड्यूस करना है, आपने उसको प्रिवेंट करना है। उसके बाद जो भी आपने रिजल्ट जनरेट किया है आपने उसको सिक्योर करना है, उसको मेंटेन करना है। सो देन वी हैव नेचर ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, primarily administrative and operational in nature, critical to implementation of any plan, task, project, program. No implementation, no results regardless of plan's merits. Important to delegation, no effective control, no delegation. अब नेचर ऑफ कंट्रोलिंग में हमारे पास ऑलरेडी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमें बताया जाता है कि जो हम प्लान बनाते हैं किसी भी प्रोग्राम के थ्रू या किसी भी अपना जो टारगेट को अचीव करने के लिए, तो आपने सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अगर आप अपना टास्क या प्रोजेक्ट को सही से अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट आपने इस तरह करना है कि आपका पूरा कंट्रोल हो, आपको पूरा पता हो कि किस तरह टास्क के रिजल्ट्स को जनरेट करना है, किस तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, किस तरह उसमें अगर आपके कोई प्रोग्राम्स हैं, कोई प्लान्स हैं आपने जो टास्क के लिए बनाए हुए हैं, तो किस तरह आपने उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। Then we have controlling functions of types. The first one is setting standards. The second one is measuring performance. The third one is evaluating performance. And the fourth one is controlling performance. जो सबसे पहले सेटिंग स्टैंडर्ड्स है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि हमने किसी भी टारगेट के लिए एक क्राइटेरिया सेट करना होता है, बाय विच आवर वर्क एंड रिजल्ट्स आर मेजर्ड एंड एवेल्यूएटेड। ठीक है, हमने एक क्राइटेरिया सेट करना होता है कि किस तरह हमें अपना रिजल्ट को मेजर करना है या रिजल्ट का जो है वो एवेल्यूएट करना है। अब आप अपने ग्रेड्स उस तरह क्राइटेरिया में सेट करेंगे, आइदर आप उसे एवरेज रखें, आप उसे बिलो एवरेज रखें, आप उसे आउटस्टैंडिंग रखें, बेटर देन एवरेज रखें, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपने किस तरह उसकी ग्रेड्स की रेटिंग रखनी है, आपने 1 to 3 रखा, आपने 4 to 7 रखा, आप डिफरेंट ग्रेड्स रख सकते हैं टू डिस्टिंग्विश परफॉर्मेंस ग्रेड्स एंड टू डिफाइन एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ रिजल्ट्स।
So setting standards में basically all you have to do is you have to set the criteria by which your work results can be measured and evaluated. ठीक है, उसके बाद आपने उस क्राइटेरिया या उस जो भी आपने स्टैंडर्ड बनाया है उसकी आपने ग्रेड्स के नाम रखने हैं कि आपने उसको एवरेज कहा है या बिलो एवरेज है, आउटस्टैंडिंग है, व्हाटसोएवर इट इज. After that, we have value of setting standards. Provide specific guidelines for exercising authority and making decisions, rewards and punishments. Define yardstick to measure performance, individual, group or unit project. Facilitate self-evaluation, improvement and self-control. अब आपने करना क्या है कि आपने जो भी डिसीजंस लेने हैं कि आपने एक परफेक्ट एक एक्यूरेट गाइडलाइन अपने एम्प्लॉयज को देनी है कि किस तरह टास्क को अचीव करें. ठीक है, जब उनके पास गाइडलाइंस होंगी, रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, तभी टास्क अचीवेबल होगा. अगर आपने आपका टास्क आपने सही परफॉर्म किया है तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग टू दैट you will get the rewards or the punishments, and these are some types of standards. Then we have good standards based on a performance, based on approved plans, measurable, considerate of human factors, comparable and reasonable, indicative of expected work and performance. कंट्रोलिंग फंक्शन में हमने हमारे पास तीन अदर टाइप्स भी हैं जो कि मैंने आपको बताया था. एक सेटिंग स्टैंडर्ड्स है, दूसरा मेजरिंग परफॉर्मेंस, तीसरा हमारे पास एवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस है और चौथा कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस है. तो सेटिंग स्टैंडर्ड्स में उसके बाद हम जब मेजर करते हैं किसी भी परफॉर्मेंस को, तो उसका मतलब ये होता है कि मेजर जो हम करते हैं रिजल्ट को, उसका मतलब होता है कि आप किसी और इंडस्ट्री के अगर वहाँ भी वैसा ही प्रोडक्ट आपका जनरेट हुआ है तो आप उसके रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, दीज आर सम बैरियर्स टू सेटिंग गुड स्टैंडर्ड. सबसे पहले हमारे पास हमें इस तरह भी कोई हाई स्टैंडर्ड सेट नहीं करने ताकि फिर वो बैरियर्स आ जाते हैं. टू हाई स्टैंडर्ड्स भी हमें सेट नहीं करने, टू लो स्टैंडर्ड्स भी हमें सेट नहीं करने. कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए. आप अगर आपको क्राइटेरिया ही नहीं पता, आप क्लियरली उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे प्रोजेक्ट को या अपने टारगेट को, तो भी आप गुड स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते. लैक ऑफ कंसिडरेशन ह्यूमन फैक्टर्स एंड अदर कंसिडरेशन. आपकी क्लियर विजन होना चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आपकी स्ट्रेटेजी जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट सेट हुए हुए होने चाहिए. उसके बाद आपने बहुत हाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी. ऑब्वियसली किसी भी टारगेट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बग्स आ सकते हैं, तो आपने अकॉर्डिंग टू दैट आपने बिल्कुल सही से उसको एवेल्युएट करना है. आफ्टर दैट वी हैव बेंचमार्किंग. दिस इज बेंचमार्किंग. अब हम पढ़ेंगे कि बेंचमार्किंग होता क्या है. बेंचमार्किंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी बिजनेस में बेंचमार्किंग बेसिकली एक ऐसा टूल हम कह सकते हैं, बिजनेस टूल है, जिसमें हम उसके रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं किसी दूसरी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से. It says that benchmarking is a method of defining performance standards in relation to a set of internal and external references. So we have two types of benchmarking. The first one is internal benchmarking and the second one is external benchmarking. So we will discuss that what is the difference between the internal benchmarking and the external benchmarking. Compare current year performance metrics with those in past years to indicate performance improvement. Annual reports. Short-term goal setting based on internal benchmarking may create a false sense of corporate well-being absent external benchmarking. अब इंटरनल बेंचमार्किंग में हम जो भी रिजल्ट जनरेट करते हैं वो कंपेयर करते हैं विद इन द इंडस्ट्री या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन जब हम एक्सटर्नल बेंचमार्किंग की बात करते हैं तो हम उसके रिजल्ट्स को जनरेट करते हैं और कंपेयर करते हैं किसी दूसरी इंडस्ट्री या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से. तो ये डिफरेंस होता है इंटरनल बेंचमार्किंग और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में. इंटरनल बेंचमार्किंग में हम कोई भी करंट ईयर की हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, जो भी मैट्रिक्स हमारे होते हैं, वो हम पास्ट ईयर्स से इंडिकेट करते हैं, उसकी इंप्रूवमेंट देखते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट आई है, क्या उसके रिजल्ट्स थे लास्ट ईयर, इस ईयर हमने कौन से रिजल्ट्स को जनरेट किया है. हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म गोल्स 3 to 5 ईयर्स के भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल किसी एक दिन का भी हो सकता है. ठीक है, दिस इज आवर एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम किसी एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में हम जो स्टैंडर्ड बनाते हैं, जो भी रिजल्ट को जनरेट करते हैं, वो दूसरी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, वो विद इन कंपनी नहीं होता, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से हम कंपेयर करते हैं. अब उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स हैं.
सबसे पहले हमारे पास फाइनेंशियल रेशोज है, उसके बाद हमारे पास परफॉर्मेंस है, टाइम टू मार्केट है। हमें करना क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, हमें टाइम टू मार्केट मतलब हमने सही तरह उसको मार्केट करना, सही तरह हमने उसको सेल करना है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। हमें फाइनेंशियल रेशोज, हमने उसके बजट को सही बजट लेना है किसी भी कंपनी से। हम अपनी कंपनी से, या हमें अगर R&D फंड मिला है तो हम किसी भी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से फंड लेके उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, प्रोडक्ट टास्क को अचीव करते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट एवेल्युएट करके उस प्रोडक्ट को बना के मार्केट में आगे सेल करते हैं, उसकी टारगेट प्राइसिंग करते हैं। टारगेट प्राइसिंग का मतलब होता है कि हम सर्वे करते हैं कि मार्केट में अब उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, ठीक है। उसके बाद हम उसको कंपेयर करते हैं, उसकी फिर प्राइस सेट करते हैं, जो भी मार्जिन होता है उसका, प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट, जो भी उसका जो भी कंपनी ने बजट आपको दिया है, आपने जो बजट उस पर स्पेंड किया है, फिर उस अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको उसका एक सेट करते हैं कि कितने क्या प्रोजेक्ट उस मनी क्या स्पेंड हुई है, तो फिर उस तरह हम उसको सेट करते हैं। So these are the financial ratios and non-financial metrics. In this lecture, basically we will cover two types of topics. The first one is benchmarking, जिसमें हमने internal benchmarking और external benchmarking में के बारे में पढ़ा है, और दूसरा हमने nature of controlling function के बारे में पढ़ा है. So these are basically the two important topics of this lecture about the benchmarking and the nature of controlling function. So this is the end of this lecture. Thank you very much.